नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे माल विक्रय अधिनियम की। दी सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 का अधिनियम है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है तथा ये अधिनियम जो कि माल के बारे में बताया गया है कि माल की क्या परिभाषा है, जैसे कि व्यापारिक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफाई वर्ड्स होते हैं, उनकी परिभाषा माल विक्रय अधिनियम में की गई है। उन परिभाषाओं का अध्ययन हम आज करेंगे और ये अधिनियम 1 जुलाई 1930 को लागू हो गया था। तो कुछ स्पेसिफाई परिभाषा इनकी बात करेंगे जो इस अधिनियम में बार बार रिपीट होगी। तो इसमें एक तो बायर, जिसे क्रेता कहते हैं। क्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल का क्रय करता है या जो माल के क्रय करने का करार करता है, वह क्रेता कहलाता है। वही विक्रेता सामान्य भाषा में यही कहा जाता है कि जो माल बेचता है या फिर जो माल के विक्रय करने का करार करता है वो विक्रेता कहलाता है। इसी तरह एक चीज़, विक्रेता और क्रेता की परिभाषा में क्रेता एवं विक्रेता का व्यक्ति होना आवश्यक है। व्यक्ति भी कौन सा? व्यक्ति की परिभाषा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दी गई है। व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी, संगठन या व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं शामिल होता है। इस अर्थ में विक्रेता के रूप में व्यक्ति दोनों प्रकार के हो सकता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा है डिलीवरी। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा से अंतरण करना डिलीवरी कहलाती है। उसके बाद आती है डिलीवरेबल स्टेट, परिदेय स्थिति। तो किसी विक्रित माल का परिदेय स्थिति, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होना तब कहा जाता है जबकि वह ऐसी स्थिति में हो कि क्रेता उसका परिधान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो। उसके बाद आता है माल पर हक की दस्तावेज, माल पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसके अंतर्गत बिल ऑफ लैंडिंग, वहन पत्र, डाक वारंट, भंडागारिक प्रमाण पत्र, घाटवाल का प्रमाण पत्र, रेल की रसीद, माल के परिधान के लिए वारंट का आदेश और कोई अन्य दस्तावेज। इन प्रपत्रों को हक दस्तावेज तब कहा जाता है जब उनका उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है या उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल जिसके बारे में वह दस्तावेज है अंतरित करने के लिए किया जा सकता हो। इसके बाद आती है एक शब्द फॉल्ट, कसूर को माल विक्रय अधिनियम में परिभाषित किया है कि सदोष कार्य या व्यक्तिक्रम द्वारा दोष उत्पन्न होना। इसके बाद फ्यूचर गुड्स, भावी माल। तो उस माल से है जिसे विक्रय की संविदा के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। इसके बाद गुड्स की परिभाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। धारा 2 सब क्लोज 7 में माल विक्रय अधिनियम की माल को परिभाषित किया है। तो माल के अंतर्गत माल से अनुयोज्य दावे और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है तथा उसके अंतर्गत आते हैं स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि संबंध एवं उनकी भाग रूप ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय संपूर्ण या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया हो। इस तरह हर किस्म की जंगम संपत्ति माल है। इस अधिनियम में जंगम संपत्ति शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 सब क्लोज 36 के अनुसार स्थावर संपत्ति को छोड़कर हर प्रकार की संपत्ति जंगम संपत्ति कहलाती है। इस अधिनियम की धारा 3 सब क्लोज 36 के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न और वे चीज़ें जो भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी है शामिल है, वो स्थावर संपत्ति कहलाती है। मतलब जो स्थावर संपत्ति नहीं है वो जंगम संपत्ति है। साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत निम्न माल नहीं है, जैसे अनुयोज्य दावे माल की परिभाषा में नहीं आते। धन ओब्लिक मुद्रा, मुद्रा से तात्पर्य चालू मुद्रा से है जो वर्तमान में चलन में है। माल में क्या क्या आएगा? स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास,
थिंग अटैच्ड भूमि से बद्ध उनकी भाग रूप जिनका विक्रय से पूर्व विक्रय की संविदा के दिन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिभाषा है इंसॉल्वेंट, दिवालिया। दिवालिया व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋण का संदाय बंद कर दिया हो या जो अपने ऋणों को जैसे जैसे वे सौदे होते जाएं भुगतान न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियापन का कार्य किया हो या नहीं किया गया हो, वह व्यक्ति दिवालिया कहलाता है। उसके बाद आता है वाणिज्यिक अभिकर्ता, मर्केंटाइल एजेंट। वाणिज्यिक अभिकर्ता या व्यापारिक एजेंट से आज से ऐसे एजेंट से हैं जो व्यापारिक रूढ़ियों के अनुसार कुछ अथॉरिटी रखता है, जैसे माल के विक्रय का अधिकार, विक्रय करने के उद्देश्य से माल का प्रेषण का अधिकार अर्थात अथॉरिटी टू कंसाइन गुड्स फॉर दी पर्पज ऑफ सेल, माल के विक्रय का अधिकार अथॉरिटी टू बाय गुड्स, माल की प्रतिभूति पर धन एकत्रित करने का अधिकार, ये सब अधिकार मर्केंटाइल एजेंट के होते हैं। इसके बाद आती है प्राइस। प्राइस का तात्पर्य है प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, माल की विक्रय के लिए धन मुद्रा के रूप में होता है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से तात्पर्य माल में की साधारण संपत्ति है, न कि कोई केवल विशेष संपत्ति। क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो इसमें माल की स्थिति और दशा शामिल होती है। इसके बाद आता है स्पेसिफाई गुड्स, तो इसके अंतर्गत ऐसे माल से हैं जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और करारित किया जाता है। ये सब परिभाषाएँ माल विक्रय अधिनियम में आएगी, इसलिए इन परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया। इसके बाद एक इसमें विक्रय की परिभाषा कि माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करना है या अंतरित करने का करार करता है। ये सब सेल की परिभाषा है। बात उठती है कि विक्रय का अर्थ होता है कि जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के दिन ट्रांसफ़र हो जाती है, ये विक्रय की संविदा कहलाती है। दूसरा है विक्रय करने का करार का अर्थ, जहाँ की माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है, वहाँ संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है। विक्रय और विक्रय करने के करार में थोड़ा अंतर है। विक्रय में माल विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में माल आगामी किसी समय या शर्त के पूरा होने पर अंतरित करने का करार किया जाता है। विक्रय एक निष्पादित संविदा होती है, जबकि विक्रय का करार निष्पादन योग्य संविदा होती है। विक्रय में माल का स्वामित्व कब्जा दोनों क्रेता को प्राप्त हो जाता है, जबकि विक्रेता के करार में विक्रय के करार में माल का स्वामित्व कब्जा दोनों विक्रेता के पास ही रहता है। विक्रय में माल की जोखिम क्रेता को अंतरित हो जाती है, जबकि विक्रय के करार में माल की जोखिम विक्रेता के पास ही रहती है जब तक विक्रय पूरा नहीं हो जाता। विक्रय में माल निश्चित व विनिर्दिष्ट होता है, जबकि विक्रय के करार में माल का विनिर्दिष्ट होना आवश्यक नहीं है। इस तरह हमने विक्रय और विक्रय करने का करार तथा इस अधिनियम में परिभाषित होने वाले शब्दों का अध्ययन किया। धन्यवाद।